गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के विषय में आप लोग को समझाने वाले हैं। पिछले क्लास में हम आप लोग को गॉस थ्योरम क्या है, गॉस थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाता है, ये सभी चीज के विषय में अच्छा से समझाए थे। हमने बताए थे, याद होगा, कि गॉस थ्योरम के मदद से हम फ्लक्स का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने आप लोग को बताए थे कि गॉस थ्योरम का कूलम्ब्स लॉ के मदद से कैसे डेरिवेशन किया जाता है, इसको भी हमने आप लोग को प्रूव करके दिखाए थे, जो कि 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आप लोग को समझा चुके हैं। आज हम लोग गॉस लॉ के मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इसके विषय में बताने वाले हैं। इसके लिए आपको 3 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट है कि मान लीजिए जिस किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को फाइंड करना हो, उस पॉइंट से पास करते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। दूसरा है, अगर आपके पास चार्ज पॉइंट होता है तो याद रखिएगा उसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल। तीसरा है, अगर चार्ज आपके पास लाइन है तो उसके चलते शेप कैसा होगा, उसको भी याद रखिएगा, उसका शेप हो जाएगा आपको सिलेंड्रिकल। ये तीनों पॉइंट के मदद से ही हम किसका यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को गॉस लॉ के मदद से फाइंड कर सकते हैं किसी पॉइंट पे। ध्यान में रखिएगा, पहला पॉइंट है कि जिस किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को फाइंड करना होता है, उस पॉइंट से पास करते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के बीच का एंगल गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ऑलवेज सेम होगा। चौथा पॉइंट ये था कि अगर आपके पास चार्ज पॉइंट होगा तो उसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल। उसके बाद फिफ्थ लास्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास चार्ज कैसा हो, लाइन, तो उसके चलते गॉसियन सरफेस का शेप कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा और इसी के मदद से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू होता है। तो देखिए, अब हम एक एक एप्लीकेशन को अभी समझाने जा रहे हैं, एक एक करके दिखा रहे हैं आप लोग को। तो देखिए, एप्लीकेशन में फर्स्ट की बात करेंगे। अभी एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन देखे ध्यान से, फर्स्ट एप्लीकेशन, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो देखिए उसके चलते शेप कैसा होगा। मान लीजिए ये एक पॉइंट चार्ज है। अब इसके चलते हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमने पहले ही बोले कि इसके लिए आप एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, एक स्फीयर बना लीजिए। तो जब स्फीयर बना लिए, देखिए मान लीजिए पॉइंट चार्ज है तो निश्चित शेप इसका कैसा होगा, स्फेरिकल। मान लीजिए ये कोई पॉइंट P है, ये R है, तो हमने अभी बोले कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल एरिया के बीच का एंगल सेम होगा, हर एक पॉइंट पे, जहां भी खींचिएगा। अब देखिए
हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, तो P पॉइंट से पास करते हुए हमने सबसे पहला काम क्या किए हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए। अब देखिए ध्यान से, आप जानते हैं फ्लक्स का वैल्यू क्लोज लूप में E डॉट da। अब देखिए यहाँ पे E डॉट da की बात करते हैं तो थीटा कितना डिग्री है आपके पास, 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं E da। da आपका एरिया हो गया, और आप जानते हैं एरिया का वैल्यू स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया हमेशा होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसको फर्स्ट मान लीजिएगा। फिर आप जानते हैं we know that फ्लक्स का वैल्यू q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया फ्लक्स का वैल्यू, ये दूसरा हो गया। फर्स्ट बराबर सेकंड लिखेंगे आप लोग, फर्स्ट बराबर सेकंड, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर q बाय एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मेरे पास निकल गया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो अगर कोई पूछेगा कि पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होता है। रूल क्या है समझ में आ गया कि जिस किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को फाइंड करना होता है, उस पॉइंट से पास करते हुए हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और नॉर्मल एरिया के बीच का एंगल गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे सेम होगा और वे 0 डिग्री ही होता है। फिर फ्लक्स का वैल्यू हमने पढ़ा चुके हैं कि क्या होता है, क्लोज लूप में E डॉट da, और यहाँ पे E da के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो E da cos थीटा, तो cos 0 डिग्री लेते तो 1 हो जाता है। E कांस्टेंट है, बाहर निकल गया da छोटा सा एरिया है, टोटल एरिया की बात करेंगे तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। फिर आप गॉस लॉ से जानते हैं फ्लक्स का वैल्यू q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, q बाय एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी फ्लक्स इसमें भी फ्लक्स, दोनों को इक्वेट किए वैल्यू निकल गया। अब देखिए इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन की बात करने जा रहे हैं। देखिए इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन क्या है, ड्यू टू द होलो चार्ज स्फीयर, ड्यू टू द होलो चार्ज स्फीयर। इसका दो केस है। देखिए पहले होलो चार्ज स्फीयर बना लीजिए, ये हो गया होलो चार्ज स्फीयर। ये रेडियस r हो गया, ये रेडियस r हो गया, ये चार्ज q है, q चार्ज हो गया और रेडियस r हो गया। इसका दो केस है। केस फर्स्ट, इफ x लेस देन r, केस सेकेंड, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू r। यही है। अब देखिए इसका ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है। हम सबसे पहले केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। इफ x लेस देन r, इसका मतलब ये हो गया इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर की बात कर रहे हैं। देखिए ये आपके पास दिया हुआ है होलो चार्ज स्फीयर। इसका रेडियस r है,
इसके पास चार्ज Q है। अब देखिए हम अंदर की बात कर रहे हैं। ये x हो गया। अब देखिए बाबू, सबसे पहला काम तो है फ्लक्स। फ्लक्स का वैल्यू आपने पढ़ा है क्लोज लूप में E डॉट dA E इंटू एरिया स्क्वायर का 4πr²। ये फर्स्ट हो गया। यूजिंग गॉस लॉ, फ्लक्स का वैल्यू होता है Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट यानी 0 हो गया। ये दूसरा हो गया। फर्स्ट बराबर लिख दीजिएगा सेकेंड। तो यहां से E इंटू 4πr² बराबर 0। तो E का वैल्यू 0 हो गया। यानी होलो स्फीयर के इनसाइड की बात करिएगा तो इनसाइड इसका वैल्यू क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का 0। क्लियर हो गया। तो अगर होलो स्फीयर में अगर आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होता है, तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इनसाइड वैल्यू हो गया 0। अब हम बात करते हैं आउटसाइड का। देखिए केस सेकेंड, आउटसाइड की बात करते हैं केस सेकेंड में। If x greater than equal to r, इसका मतलब ये हुआ आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। तो देखिए यहां पे ये आपके पास दिया हुआ है, इसका चार्ज Q है, रेडियस r है। अब देखिए ये इनसाइड हो गया। आउटसाइड की बात कर रहे हैं तो आउटसाइड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बहुत बड़ा के रिस्पेक्ट में ये किसके तरह दिखेगा, पॉइंट चार्ज के तरह। ये किसके तरह दिखेगा, पॉइंट चार्ज के तरह। तो आउटसाइड के लिए बात करिएगा तो ये हमेशा पॉइंट चार्ज के तरह काम करेगा। अब देखिए यहां पे ये बिगर के लिए ये किसके तरह काम करेगा। जैसे मान लीजिए बिस्कोमान टावर है, बहुत ऊंचा पे है। अगर आप उसके नीचे जाते हैं तो आप एक तिल्ली जैसे एक छोटा सा पॉइंट जैसे दिखेंगे। तो उसी तरीका से ये जो हमने खींचे हैं स्फीयर, ये बहुत बहुत बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये जो है एक पॉइंट चार्ज के तरह आपको दिखाई देगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फ्लक्स का। तो फ्लक्स का सिंपल वैल्यू आप जानते हैं, फाई बराबर क्लोज लूप में E डॉट dA। तो E इंटू एरिया, एरिया क्या हो गया इसका बाबू, 4πr² हो गया एरिया, सॉरी 4πx² हो गया इसका एरिया। ये फर्स्ट हो गया। फिर देखिए आप लोग, वी नो दैट फ्रॉम गॉस लॉ फ्लक्स का वैल्यू आप जानते हैं Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका चार्ज Q है। ये हो गया दूसरा। अब देखिए ध्यान से, ये और ये दोनों सेम है तो फर्स्ट बराबर आप लिखेंगे सेकेंड। तो यहां से E इंटू 4πx² बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E आउटसाइड का वैल्यू हो गया आपके पास Q बाय 4π एप्सिलॉन नॉट x²।
यानी इनसाइड तो हो गया 0 और आउटसाइड इसका वैल्यू हो गया q बाय 4 पाई एप्सिलॉन ऑफ x स्क्वायर। तो देखिए अब इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका वैल्यू को तो निकाल लिए हैं। अब इसका ग्राफ देखिए। अब हम बात करते हैं ग्राफ का, क्योंकि कंपटीशन में ग्राफ भी पूछा जाता है। ग्राफ समझिएगा, ग्राफ कैसे बनेगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये हो गया x। अब देखिए बाबू, सबसे पहले हम इनसाइड की बात करते हैं। इनसाइड x का x लेस देन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू r के बराबर हो गया। फिर जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका बाबू, x स्क्वायर का। यहाँ पे x ग्रेटर देन r। और इस पॉइंट पे अगर बात करते हैं आप लोग सरफेस पे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू होगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो होलो स्फीयर का आपने ग्राफ समझ चुके हैं कि किस तरीका से हम ग्राफ बनाते हैं। इनसाइड की बात करेंगे तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो गया, और आउटसाइड की बात करेंगे तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वैसे वैसे घटेगा, और आपका जब सरफेस पे आएगा तो सरफेस पे इसका वैल्यू होगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। अब इसके बाद हम तीसरा एप्लीकेशन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उसका बात करने जा रहे हैं। तीसरा एप्लीकेशन है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तीसरा एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड चार्ज स्फीयर। सॉलिड चार्ज स्फीयर। देखिए ये आपके पास r रेडियस हो गया चार्ज q। इसको हम लोग सॉलिड चार्ज स्फीयर के नाम से जानते हैं। इसमें भी आपको दो केस पढ़ना। केस फर्स्ट है इफ x लेस देन r, और बहुत जाइएगा तो इक्वल टू, ये हो गया इनसाइड। और दूसरा केस है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू r, यानी आउटसाइड। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन में IIT मेडिकल बोर्ड सब जगह पूछा जाता है। इसका ग्राफ ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छा से समझना होगा। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले केस फर्स्ट ही इसका इंपॉर्टेंट है। केस सेकंड तो आसान है, केस फर्स्ट को समझना जरूरी है। x लेस देन r inside the sphere, inside the
इसका रेडियस r है, चार्ज q है। इसका रेडियस r है और चार्ज आपके पास q है। अब देखिए, अगर हमें इनसाइड की बात करना है तो एक छोटा सा इसमें इनसाइड में ले रहे हैं, देख रहे हैं बाबू, ये x हो गया। अब आपको समझना होगा, जैसे मान लीजिए ये दरवाजा, इससे एक बार में 2 आदमी चला आता है। अगर इस दरवाजा को और छोटा कर दें तो क्या 2 आदमी एक साथ इन कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये छोटा सा जो स्फीयर है इसका चार्ज क्या होगा, इसको समझना होगा सबसे पहले। तो मान लेते हैं ये छोटा सा स्फीयर का चार्ज का नाम q डैश हमने रखा। क्या रखे हैं? q डैश। तो देखिए, टोटल जो स्फीयर है उसका चार्ज कैपिटल Q है और छोटा सा जो स्फीयर हमने उसमें कट किए हैं उसके चार्ज को हमने मान लिए हैं Q डैश। तो आपको देखिए कैसे बनाना है, क्योंकि ये 3 डायमेंशन स्फीयर कैसा होता है, 3 डायमेंशन, और 3 डायमेंशन में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। तो देखिए, क्योंकि 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम हैविंग चार्ज बराबर Q, इसीलिए 1 का क्या होगा, तो Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब। निकालना कितना है बाबू? x का, इसीलिए 4/3 पाई x क्यूब की बात कर रहे हैं। तो Q अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई x क्यूब, ये कैंसिल। तो Q डैश का वैल्यू हो गया आपके पास Q x क्यूब बाय r क्यूब। क्लियर हो गया? तो आपको सबसे पहले चार्ज का वैल्यू निकल चुका है और चार्ज का वैल्यू सिंपल हो गया Q इंटू एक्स क्यूब बाय r क्यूब। कैसे निकाले समझ गए? क्योंकि ये 3 डायमेंशन है और 3 डायमेंशन में आपको ध्यान में ये रखना है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसके वॉल्यूम पे होता है और स्फीयर का वॉल्यूम होगा हमेशा 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम का चार्ज Q है, इसलिए एक का क्या होगा, इसलिए जितना का निकालना है उसका निकाल दीजिए। अब देखिए, इसके बाद जब चार्ज निकल गया तो आपको पता ही है फ्लक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। समझिएगा, फ्लक्स निकालने का वे क्या है। तो देखो बाबू, फ्लक्स का सिंपल वैल्यू होता है क्लोज लूप में E इंटू dA। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के बीच का एंगल हमेशा 0 डिग्री, तो 4 पाई x स्क्वायर पहला हो गया। यूजिंग गॉस लॉ, हम बात कर रहे हैं किस लॉ का? गॉस लॉ का। यूजिंग गॉस लॉ, अब देखिए गॉस लॉ के केस में आप जानते हैं कि फ्लक्स का सिंपल वैल्यू होता है Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q आपके बदले Q डैश है बाय एप्सिलॉन नॉट। Q डैश का वैल्यू आप जानते हैं Q इंटू एक्स क्यूब बाय r क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका फ्लक्स का वैल्यू। अब देखिए, फर्स्ट में भी फ्लक्स और सेकंड में भी फ्लक्स है, दोनों फ्लक्स को आप इक्वेट कर सकते हैं। जब इक्वेट करिएगा बाबू तो देखो
कैसे इसका वैल्यू निकलता है? फर्स्ट बराबर हम लोग लिखेंगे सेकेंड, फर्स्ट बराबर सेकेंड, तो E इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर बराबर Q इंटू एक्स क्यूब बाय आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया Q इंटू एक्स बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, यानी E इनसाइड। याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइड की बात करेंगे तो E इनसाइड याद रखिएगा हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? x। और इनसाइड का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर के इनसाइड में हमेशा होता है Q इंटू एक्स बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और इनसाइड जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बाबू? x। कैसे निकाले समझ गए? सबसे पहला काम है कि टोटल स्फीयर का चार्ज कैपिटल Q था, जितना का निकाला था उसका निकाल दिए। निकालने का यही तरीका है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा कि 1 डायमेंशन पे है या 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, तो इस केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 डायमेंशन में है। इसका मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसके वॉल्यूम पे हो रहा है, और वॉल्यूम का वैल्यू आप जानते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम का चार्ज कैपिटल Q था, तो एक का क्या होता? फिर जितना का निकालना था उसका निकाल दिए, और उसके बाद फ्लक्स का वैल्यू आप जानते हैं E डॉट dA, E इंटू एरिया। फिर उसके बाद गॉस लॉ से फ्लक्स निकाले, दोनों को इक्वेट किए, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकल गया। अब हम बात करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड की बात करिएगा, E आउटसाइड केस सेकंड की बात कर रहे हैं। इफ x greater than equal to r outside the sphere, the sphere आउटसाइड द स्फीयर। देखिए ये आपके पास R है, चार्ज Q, R रेडियस का चार्ज Q है। अब देखिए हमें x की बात करना है, तो ये यहां चला जाएगा। अब देखिए बाबू, हमें मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये बहुत बड़ा के लिए किसके तरह दिखेगा आपको? पॉइंट चार्ज के तरह। और अगर ये पॉइंट चार्ज हो गया तो इसके चलते शेप कैसा होगा? जानते हैं आप, हमने रटा चुके हैं कि अगर चार्ज आपके पास पॉइंट हो तो शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। तो फिर आप जानते हैं फ्लक्स की बात, तो फ्लक्स का वैल्यू आप जानते हैं क्लोज लूप में E डॉट dA। हमने पहले ही बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया के बीच का एंगल ऑलवेज कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो E इंटू एरिया, एरिया स्क्वायर का जानते हैं 4 पाई एक्स स्क्वायर होता है। इसको पहला मान लीजिए, क्योंकि ये स्फीयर है, ये जो गॉसियन सरफेस बनेगा वह स्फेरिकल बनेगा। यूजिंग गॉस लॉ फ्लक्स का वैल्यू जानते हैं आप लोग, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट दूसरा,
सेकंड सेम है, तो फर्स्ट बराबर सेकंड, तो E इंटू 4πx² क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से E का वैल्यू हो गया क्यू बाय 4πε0 x², यानी E आउटसाइड जो हो गया बाबू, E आउटसाइड जो हो गया वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² हो गया। इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था और आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² हो गया। आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x², कैसे निकाले समझ गए? हमें आउटसाइड की बात कर रहा था, तो आउटसाइड बहुत बड़ा हो गया तो उसके लिए एक पॉइंट की तरह काम करेगा, इसलिए इसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E dA, E एरिया 4π² यूजिंग गॉस लॉ, फ्लक्स का वैल्यू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन, तो इसके इनसाइड में गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है? कैपिटल Q। ये जो सरफेस हो गया इसको कौन सा सरफेस कहते हैं बाबू? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हो गया, फ्लक्स का वैल्यू निकाल दिए, दोनों इक्वेशन को इक्वेट के आउटसाइड निकल गया। अब देखिए इसका ग्राफ को आप कैसे बनाते हो, तो ग्राफ की बात करेंगे। समझना होगा आप लोग को। अब ग्राफ हम दिखा रहे हैं आप लोग को। ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ। देखिए इनसाइड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये हो गया x लेस देन r, यहां पे x का वैल्यू r के बराबर, और इस केस में इस पॉइंट पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहां पे? स्फीयर पे, q बाय 4πε0 q बाय 4πε0 सरफेस पे, स्फीयर के सरफेस पे। और जैसे ही आउटसाइड जाइएगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x², यहाँ पे x का वैल्यू बड़ा हो गया r से। क्लियर हो गया? तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और x एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इनसाइड E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन जैसे जैसे आउटसाइड जाएंगे, आउटसाइड के केस में E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² हो जाएगा। यही ग्राफ हो गया किसके चलते? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड चार्ज स्फीयर की बात कर रहे थे। अब इसमें और कुछ है, उसको अगले क्लास में आप लोग को समझाया जाएगा। इसको थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे आप लोग ताकि कोई परेशानी ना हो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट था।